नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे उसके पहले चैप्टर को, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और हम लोग इस चैप्टर में इसके एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। और ये चैप्टर यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलते हम लोग प्रकाश के बारे में एक एक चीज को काफी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर की तरफ। बहुत देखिएगा, पहला चैप्टर है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही प्रकाश है, तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप सीधे कहिएगा कि हम लोग बल्ब में देखते हुए, प्रकाश जलते हुए, लैंप में जलता है, मोमबत्ती में जलता है, उससे जो ज्वाला निकलती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश। या आप लोग और पढ़े होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये सारे के सारे डिफिनेशन आपके प्रकाश के क्या है, सही है। लेकिन अब हम लोग प्रकाश का सबसे एग्जैक्ट डिफिनेशन देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रकाश, तो यहां पर हमने लिखा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके माध्यम से किसी पदार्थ को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। यानी यहां पर हमें बताया गया है कि प्रकाश एक कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और उसी विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। और ये सबको पता है कि प्रकाश जलेगा। जैसे यहाँ पर बल्ब है, तो रूम में बल्ब जलता है तो हमें रूम की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वही बल्ब नहीं जलेगा, अंधेरा हो जाएगा, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। वही यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रकाश का डिफिनेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के गुण को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं बाबू, देखिएगा बाबू, हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण को। अब प्रकाश का गुण बाबू क्या कह रहा है, तो चलिएगा एक एक प्रकाश के गुण को पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको कहा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको बताएं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद आपको लिखा गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश का सबसे फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन अब यहां पर एक चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि निर्वात का मतलब क्या होता है। तो निर्वात का मतलब वैसा स्थान जहां पर हवा नहीं पाया जाता है, यानी जहां पर हवा नहीं पाया जाता उसी स्थान को क्या कहते हैं, निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग किलोमीटर में यदि चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी आप ये जान सकते हैं कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए प्रकाश की गति कितनी होगी। अब बाबू मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। अब आपसे कोई पूछ दे बुआ कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल दोनों क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें तो थोड़ा सा हवा में क्या हो जाता है, चाल कम हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा किताब में हवा में भी निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, और जो है निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सबको पता है कि प्रकाश जब भी चलेगा तो एक सीधी रेखा में ही गमन करेगा। अगला होगा प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। अभी होता है कि प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है, जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगला लिखवाया गया कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होती है। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में सबसे तेज होता है। अब क्यों सबसे तेज होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इतनी स्पीड से कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में गति नहीं करती है। इसीलिए लिखवाया गया कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सबसे अधिक होती है। अब अगला है बुआ
प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा कि प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो बाबू अब देखिएगा क्वांटा या फोटॉन किसे कहते हैं। आपके मन में सवाल उठता है ना कि क्वांटा या फोटॉन किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणु से भी छोटा छोटा कण होता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से प्रकाश बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकाश के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। यह आपके 10th के बुक वगैरह में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग 10th के बाद किसी भी 11th के एंट्रेंस एग्जाम में बैठिएगा, किसी बढ़िया कॉलेज के, किसी बढ़िया स्कूल के, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। अगला हुआ प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ये सबको पता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश कहां से मिलता है, हमें सूर्य से ही मिलता है। एंड अगला हुआ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, उसके बावजूद भी पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना दूरी है। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रकाश के गुण आपको क्या किए होंगे, समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। और देखिएगा अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबू देखिएगा यहां पर आपका कोई भी परावर्तक सतह रहेगा, जिसमें आप लोग परावर्तक सतहों को दर्पण भी मान सकते हैं। परावर्तक सतह को क्या मान सकते हैं, दर्पण भी। कोई एक परावर्तक सतह रहेगा और उसके बीच में एक लाइन होती है, उसके बीच में एक क्या होती है, लाइन होती है, जिसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। और जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वो इस मार्ग में न जाकर पुनः अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यही घटना क्या कहलाता है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा वही डिफिनेशन लिखा गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार तल से टकराती है, यानी ये जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, चिकना या पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो वो दूसरे माध्यम में न जाकर, यानी ये प्रकाश इस माध्यम में न जाकर पुनः अपने ही माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है बाबू, परावर्तन कहलाता है। और बाबू देखिएगा ये जो किरण आता है, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये जो किरण जाता है, इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये जो बीच में लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। और ये आपतित किरण जिस बिंदु से टकराता है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो सीधे कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह जो चिकनी या पॉलिशदार होती है तो उससे टकराती है, तो वो दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः अपने ही माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यही घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें भी आपको फिगर बनाया गया। और बाबू देखिएगा इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। इस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और इस आपतन कोण को आई के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आई के द्वारा। और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। और इस परावर्तन कोण को आर के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो चलते हैं, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहा कि निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, या परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अभी हम बताएं कि आपतित किरण का मतलब वैसा किरण जो दर्पण से टकरा रहा है, वैसा किरण जो दर्पण से टकरा रहा है, उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसके बाद है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण इस जिस बिंदु पर टकरा रहा है, यानी आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकरा रहा है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उसके बाद कह रहा है कि अभिलंब, इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, यानी ये जो लाइन खींचा गया रहता है, ये आपतन बिंदु पर लंब होता है, और इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अगला है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर वापस अपने ही दिशा में लौट जाती है, वही किरण आपका क्या कहलाता है, परावर्तित किरण कहलाता है।
और उसके बाद बोला है आपतन कोण। तो अभी बताए हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तन कोण बोलते हैं। अब कहेगा कि सर आपने तो इसका डेफिनेशन बोल दिया, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो बाबू देखिएगा अगले स्लाइड में आपको इसका डेफिनेशन भी लिखा गया। आपतित किरण, जो किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपको ये ना बताया गया है कि जो किरण किसी सतह से टकराए उसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अगला बाबू देखिएगा लिखा गया है कि आपतन बिंदु, तो बोले हैं कि आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपको बताए भी हैं कि ये जो किरण है ये जिस बिंदु पर टकराएगा इसी बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और अगला अभिलंब, तो बताएं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसके बाद परावर्तित किरण, तो परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो फिगर में देखेंगे कि ये किरण आ रही है और ये टकराने के बाद क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है, यही किरण आपका क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। और आपतन कोण बताएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। जैसे आप लोग डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आई के द्वारा दर्शाया जाता है। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई के द्वारा। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसे आर द्वारा दर्शाते हैं। इसको भी आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसमें बाबू कोई दिक्कत। तो ये आपके प्रकाश के परावर्तन का एक एक चीज का क्या रहा, एक्सप्लेनेशन रहा। अब हम लोग परावर्तन के नियम को जानते हैं। तो देखेंगे बाबू परावर्तन का नियम हमारे लिए क्या कहता है। तो अगला हमारे लिए टॉपिक है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो बाबू परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। अब कहेगा कि सर कौन सा नियम होता है परावर्तन के। तो अभी हम लोग पढ़ें कि परावर्तन में एक परावर्तक सतह रहता है जिसमें एक अभिलंब रहता है, और ये जो किरण आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसको कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। फिर यहां से जो टकरा के जाता है इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और यहां पर जो बाबू बिंदु होता है इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में ये पढ़े हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण, और उसको किससे दर्शाया जाता है, आर से। तो वही हमने बताया कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। और पहला नियम क्या है बाबू, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है ये तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं है। तो पहला नियम आपको यही है। और दूसरा नियम क्या है कि ये जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। यानी जिस एंगल से आपतित किरण आता है उसी एंगल से टकराकर परावर्तित किरण क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर। तो ये बाबू आपका परावर्तन का नियम भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बाबू। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। तो बाबू देखिएगा किसी भी वस्तु को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश जिस भी माध्यम से संचरित होता है उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं रहेगा तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा ही नहीं, तो कोई भी प्रकाशीय माध्यम नहीं होगा। तो जब भी पूछा जाए कि प्रकाशीय माध्यम क्या है तो आपको बोला गया है कि जिस वस्तु द्वारा प्रकाश का संचरण होता है, यानी जिस वस्तु द्वारा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी जिस वस्तु द्वारा प्रकाश का संचरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। और ये प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक आपका बाबू सघन माध्यम होता है और दूसरा आपका विरल माध्यम होता है। पहला सघन माध्यम होता है और दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं।
तो सघन माध्यम का मतलब क्या हो गया कि जिसके कण निकट हो, यानी वैसा माध्यम जिसके कण निकट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और वैसा माध्यम जिसके कण दूर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। जैसे यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे यहां पर आपका ये पानी, यहां पर आपका कौन सी है, ये पानी है, और यहां पर आसमान यानी हवा को दर्शाया गया। अब बताइएगा पानी के कण ज्यादा नजदीक रहते हैं कि हवा के कण ज्यादा नजदीक रहते हैं? तो आप कहिएगा कि सर पानी लिक्विड है और हम जानते हैं कि लिक्विड के कण क्या होते हैं, ज्यादा नजदीक होते हैं, तो आपका ये पानी क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। और ये हवा है तो आपने पढ़ा होगा कि हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए ये विरल माध्यम हो जाएगा आपका हवा। यानी जिस माध्यम के कण नजदीक हो वो सघन माध्यम, और जिस माध्यम के कण दूर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। अब हम लोग इसका डिफिनीशन भी देखेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबू देखिएगा इसके डिफिनीशन में सघन माध्यम क्या है, तो वह प्रकाशी माध्यम जिसमें माध्यम के कण अत्यंत ही निकट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। यानी वह प्रकाशी माध्यम जिसमें माध्यम के कण एकदम निकट निकट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। और विरल माध्यम का अभी बोले हैं कि वह प्रकाशी माध्यम जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत, मतलब जितना सघन में रहते हैं उसके अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। जैसे हमने आपको हवा और पानी में भी अंतर बता दिया है, और यहां पर देखिएगा पानी और कांच लिया गया, कौन सी लिया गया, जैसे कांच और पानी में। अब कांच और पानी में बाबू कांच का कण ज्यादा नजदीक होगा कि पानी का कण ज्यादा नजदीक होगा? तो सीधे कहिएगा कि सर कांच का कण ज्यादा नजदीक होगा, तो कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा और पानी हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। यानी जिसमें माध्यम के कण नजदीक हो वो सघन माध्यम, और जिसमें माध्यम के कण दूर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगला हम लोग इसके पहले पढ़े हैं लोग प्रकाशी माध्यम, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बाबू देखिएगा प्रकाशी वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, प्रकाशी वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले को हम लोग पारदर्शक बोलते हैं, दूसरे को अपारदर्शक बोलते हैं, और तीसरे को पारभासी या अल्प पारदर्शक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी प्रकाशी वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी या अल्प पारदर्शक। अब सवाल उठता है कि बाबू पारदर्शक किसे कहते हैं, अपारदर्शक किसे कहते हैं, और पारभासी या अल्प पारदर्शक किसे कहते हैं? तो बाबू देखिएगा जिसमें प्रकाश का किरण आर पार निकल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे बाबू देखिएगा पानी हो गया, चश्मा हो गया, इसमें प्रकाश का किरण आर पार निकल जाता है। अपारदर्शी यानी जिसमें प्रकाश का किरण आर पार नहीं निकल पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। जैसे बाबू खिड़की पर अगर पर्दा टांग दिया जाएगा तो उसके बगल में क्या है हमें दिखाई नहीं देगा। अब ये अलमारी है तो अलमारी के पीछे क्या है नहीं देगा। अपनी आंखों के सामने ईंट रख लेंगे तो ईंट के आगे हमको क्या है दिखाई नहीं देगा। कमरे का दीवार भी एक आपका कौन सी है बुआ, अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि कमरे का दीवार है तो दीवार के उस पार हमें क्या है दिखाई देता है बुआ। तो अपारदर्शी वस्तु का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु। और पारभासी या अल्प पारदर्शक जिसमें प्रकाश का कुछ भाग तो बाहर निकल जाता है लेकिन प्रकाश का बाकी भाग परावर्तित हो जाता है, वैसे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी या अल्प पारदर्शक। जैसे बाबू देखिएगा कोई शीशा यदि हम लोग घिस देंगे तो उसमें कोई भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। किसी पेपर में यदि तेल लगा हुआ है तो उससे हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वो धुंधली दिखाई देगी, हमें साफ दिखाई नहीं देगी। तो वैसे वस्तुओं को पारभासी या अल्प पारदर्शक जो है बोलते हैं। अब इसके हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं कि पारदर्शक क्या होता है। वैसे तो बता दिए लेकिन अब चलिए इसको डिफिनीशन में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हमने डिफिनीशन भी लिखा है कि पारदर्शक, तो ये बताएं कि जिस वस्तु द्वारा प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक। यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक। जैसे क्या है, कांच से भी प्रकाश आर पार निकल जाता है, पानी से भी प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, पारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु द्वारा प्रकाश आर पार नहीं निकलता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शक। जैसे में ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया और भी बहुत सारे चीज, तो हम लोग इत्यादि यानी ईटीसी रख देते हैं। आप अपने आंख के सामने ईंटा रख दीजिएगा तो ईंटा के आगे कौन सी रखा है आपको दिखेगा, लकड़ी भी रख देंगे तो दिखेगा। अपने आंख पर लकड़ी लगा दीजिए, चाहे लकड़ी का कोई अलमारी रखा हुआ है और उसके आप लोग दूसरे तरफ देखने का प्रयास कीजिए, आपको दिखेगा। तो वैसे वस्तुओं को क्या बोला जाता है, अपारदर्शी बोला जाता है। अब बाबू देखिएगा पारभासी या अल्प पारदर्शक, तो लिखा गया है कि जिस पदार्थ द्वारा प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है और शेष भाग क्या होता है, अवशोषित हो जाता है,
उसे पारभासी या अल्प पारदर्शक कहते हैं। माने कुछ भाग तो पार हो जाला लेकिन बाकी भाग का होला, परावर्तित हो जाला, तो ऐसा वस्तु के हमनी के का कहल जाला, पारभासी या अल्प पारदर्शक कहल जाला। जैसे तेल लगा हुआ कागज, आप लोग पकौड़ी खाते हैं, पकौड़ी को कब वो पेपर में इसे दबाइएगा और दबाने के बाद जब उस पेपर से दिखेंगे तो आपको आधा दिखेगा, आधा चीज नहीं दिखेगा, तो आप लोग कहते होंगे कि यह बुझा नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो उसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी। उसी तरह से आप शीशा आपके घर में होगा तो पिटाइएगा मत, लेकिन अपने मम्मी से लेके शीशवा को घिस दीजिएगा और घिसने के बाद देखिएगा आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा कि आधा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी या अल्प पारदर्शक पदार्थ बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर बाबू। अगला टॉपिक है बाबू हमारा आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। क्या है बाबू, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो काफी आसान डेफिनेशन लिखा गया है बाबू कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी आत्म यानी स्वयं, अदीप्त का मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है या वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे, उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। अब आपने मन में लाइए कि कौन कौन सा प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, कौन कौन सा पदार्थ ऐसा है। तो बाबू देखिएगा एग्जाम्पल में लिखा गया है सूर्य। तो बाबू देखिएगा सूर्य किसी से प्रकाश लेने जाता है। आपने सुना होगा कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश चलता है, लेकिन सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, एक आत्मदीप्त। आपने पढ़ा होगा कि तारे के पास भी खुद का प्रकाश होता है, तो तारा भी आपका क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ हो जाएगा। और ये आपने जुगनू, जो कि एक इंसेक्ट यानी कीड़ा होता है, जो कि अभी के समय में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो रात में ये जो है बाबू कीड़ा बड़ी दिखाई देता था, तो हम लोग ऐसे हाथ में लेकर ऐसे हम लोग देखते थे और देखते थे कि उंगलियां हमारा क्या हो गया है, लाल हो गया है। तो वैसे कीड़ों को जुगनू बोलते हैं और जुगनू के पास भी खुद का प्रकाश होता है, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ, जिसमें सूर्य आ गए, तारे आ गए, जुगनू आ गए और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं और अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो लिखे हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, स्वयं नहीं, जो स्वयं उत्सर्जित करें उसको आत्मदीप्त, लेकिन जो प्रकाश उत्सर्जित करें, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहलाएंगे, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करें उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ। अब आओ देखिएगा अप्रदीप्त, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त। जैसे कुर्सी, टेबुल, पुस्तक, कलम, कॉपी, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त। आपके घर में अंधेरा होता है तो आप कहते हैं क्या कुर्सी जला के आगे जला रहे हैं, इसको आप जलाते हैं कि मोमबत्ती लैंप जलाते हैं। तो भैया जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ जो है बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बाबू। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू किरण पुंज कहिए या प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो बाबू देखिएगा काफी आसान है, किरण पुंज, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन होगा, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी जब बहुत सारी किरणें एक साथ हों तो वैसे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहें या प्रकाश किरण पुंज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो सीधे कहिएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब बाबू है सवाल उठता है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो बाबू यहां पर देखिएगा किरण पुंज के प्रकार, और बताया गया है कि किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि सर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो चलते हैं बाबू उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो बाबू देखिएगा वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से समांतर यानी समान दूरी पर हो, वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। इसमें तो मैं नहीं बन पाया समांतर, माने आप देख सकते हैं इसमें जो भी किरण है वो एक दूसरे से समान दूरी पर है, तो वैसे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अब बाबू सवाल उठता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है, किसी खास बिंदु से जब प्रकाश फैलते हुए प्रतीत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अपसारी किरण पुंज। जैसे एक बिंदु हो गया और यहां से मान लीजिए प्रकाश अलग अलग दिशाओं में क्या कर रहा है, जा रहा है, तो इसी को हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे,
अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर मिलते हुए जो किरण प्राप्त होती है। जैसे ये सारा का सारा किरण किसी एक ही बिंदु पर आके क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। अपसारी और अभिसारी में बस इतना ही अंतर है कि अपसारी एक बिंदु से फैलता है और अभिसारी किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। हम लोग इसका डिफिनीशन भी देखेंगे, तो चलते हैं इसके डिफिनीशन को देखते हैं। बाबू डिफिनीशन में सबसे पहला समांतर किरण पुंज, तो आपको लिखा गया है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। फिगर में भी देख सकते हैं या हम आपको फिर दिखा देते हैं। मान लीजिए एक किरण हो गया, एक किरण ये हो गया, एक किरण, तो इसमें सबके बीच की दूरी समान है कि नहीं समान है। तो जब किरणों के बीच की दूरी समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। अब सवाल उठता है कि अपसारी अभी बताए भी हैं, यहां पर लिखा भी गया है कि वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक खास बिंदु से फैलती हैं या फैलती हुई मालूम पड़ती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु है, सॉरी बाबू, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश का किरण क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो यानी जब किसी एक बिंदु से प्रकाश का किरण फैलता है या फैलता हुआ मालूम पड़ता है तो उसी किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब आते हैं सबसे लास्ट किरण पुंज, यानी क्या कह रहा है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो बताया गया है कि वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिंदु O है और सारी किरणें एक ही बिंदु पर आके क्या कर रही हैं, मिल रहे हैं। चाहे हम आपको फिर से भी बता दें, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, तो जब इसी बिंदु पर सारी किरणें आके मिले तो इसी किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रकाश का ये पहला पार्ट क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और हम लोग इसके अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।